हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। जो हमने कूलाम का नियम देखा था, जिसके अंतर्गत दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आज उसी नियम का हम सदिश निरूपण देखेंगे। तो सदिश निरूपण देखने के लिए माना कि कोई दो बिंदुवत आवेश है। पहला आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, जिनके स्थिति सदिश मूल बिंदु से, ये हमारा मूल बिंदु है, ये एक्स अक्ष वाई अक्ष, यहां से मूल बिंदु से पहले वाले आवेश का स्थिति सदिश माना कि R1 वेक्टर है, ये इस पहले आवेश का स्थिति सदिश है। इसी प्रकार दूसरे आवेश का स्थिति सदिश वो R2 वेक्टर है। तो हमने माना प्रारंभ में कि दो बिंदुवत आवेश Q1 तथा Q2 हैं, जिनके स्थिति सदिश क्रमशः R1 तथा R2 वेक्टर हैं। अब Q1 और Q2 को मिलाने वाले अगर हम इस तरह से रेखा खींचे तो दो बिंदुवत आवेश है Q1 और Q2, इसमें हम एक दूसरे Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। तो Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल इस डायरेक्शन में होगा, 1 से 2 वाली डायरेक्शन में। तो इस डिस्टेंस को हम लिख देते हैं R1 से 2। यहां ये ध्यान रखें बच्चों, जब भी हम इस तरह से लिखते हैं कि R1 से 1 पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल, तो इसको इस तरह से पढ़ते हैं पीछे से 1 के कारण 2 पर लगने वाला बल, या 1 के कारण 2 का ये स्थिति सदिश है। तो R12 वेक्टर, तो ये R12 वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? तो देखो ये जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, इस त्रिभुज में हम जानते हैं सदिश योग के त्रिभुज नियम से कि दो क्रमागत भुजाएं ये इस डायरेक्शन में है और ये दूसरी क्रमागत भुजा ये इस डायरेक्शन में, इनका योग त्रिभुज की तीसरी भुजा जो कि विपरीत क्रम में है, विपरीत क्रम में उसके योग को दर्शाती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सदिश योग के त्रिभुज नियम से R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर, या इसको लिख सकते हैं R12 वेक्टर इज इक्वल टू होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, समीकरण नंबर 1। तो यहां हमारे पास आ गया R12 वेक्टर इज इक्वल टू होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये हमने सदिश योग के त्रिभुज नियम से लिखा है। अब हम निकालते हैं Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल, ये हो जाएगा F1 के कारण 2 पर लगने वाला बल, F12 वेक्टर इज इक्वल टू, बल को हम जानते हैं कूलाम के नियम से कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला आवेश Q1 दूसरा आवेश Q2 और अपन दोनों के बीच में दूरी कितनी है R12 का होल स्क्वायर, और ये चूंकि सदिश में लिखा है तो यहां पर इसकी दिशा भी आएगी R12 कैप। इस तरह से समीकरण 2, इसमें हमने पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करा। अब इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q2 से Q1 इस डायरेक्शन में जो बल लग रहा है, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी हो गई? Q2 से Q1 इस डायरेक्शन में। तो अब यहां अगर हम त्रिभुज नियम लगाएंगे तो इस त्रिभुज नियम से देखो ये और ये वाली भुजा दो क्रमागत भुजाएं हैं, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये इसी की डायरेक्शन में जा रही है, और ये त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी विपरीत क्रम में। तो यहां ये जो भुजा है, जो इसका स्थिति सदिश आपकी बार कौन सा हो जाएगा? 2 से 1 R21 कैप, और पहले वाले का कौन सा था? Q1 से Q2 R12 कैप। तो यहां ये जो स्थिति सदिश हमारे पास आ रहा है, ये Q2 से Q1 वाला R21 वेक्टर, वो किसके बराबर आ जाएगा? तो दो क्रमागत भुजाएं ये दोनों हैं, तो इसका ये R2 वेक्टर प्लस दूसरी क्रमागत भुजा R21 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा त्रिभुज की तीसरी भुजा R1 वेक्टर। तो यहां से अगर हम R12 वेक्टर निकालेंगे तो 21 वेक्टर निकालेंगे तो वो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये वाला मान R21 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो यहां हम रखते हैं कि F दूसरे आवेश के कारण पहले पर लगने वाला बल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर
और R21 कैप। इस तरह से समीकरण 3। तो यहाँ हम देख सकते हैं इन दोनों समीकरण में कि ये समीकरण की ये जो राशि है ये इस पूरी राशि के इक्वल है। यहाँ पर R12 का परिणामी है और यहाँ पर R21 का परिणामी है। दोनों साइड हमने क्या लगा रखा है, ये मैग्नीट्यूड लगा रखा है, परिणामी लगा रखा है। इसका मतलब इसमें केवल परिमाण है, यहाँ पर दिशा नहीं है। और हम जानते हैं कि 1 से लेकर 2 की और 2 से लेकर 1 की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो बराबर है। केवल दिशा का अंतर है कि 1 से 2 की दिशा ये है, 2 से 1 की दिशा ये है, लेकिन दोनों की जो वैल्यू है परिमाण में वो दोनों बराबर है। तो हम जानते हैं कि R21 का परिणामी और R12 का परिणामी ये दोनों कैसे हैं, बराबर है। केवल इसमें किसका चेंजेस है, दिशाओं का चेंजेस है यहाँ पर। तो यहाँ देख रहे हैं R12 कैप की डायरेक्शन ये वाली है और R2 से 1 कैप की डायरेक्शन ये वाली है, जो एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में है। तो हम लिख सकते हैं R21 कैप इज इक्वल टू माइनस का R12 कैप। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 में हम जानते हैं दोनों समीकरण परिणाम में बराबर हैं, लेकिन दोनों की ये जो दिशाएं हैं ये अलग अलग है। हमने देखा है कि R21 कैप इज इक्वल टू माइनस का R12 कैप। यह वाला मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 इस तरह से बन जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर और R21 कैप इसको हम लिख सकते हैं माइनस का R12 कैप। तो इस समीकरण की तुलना समीकरण 2 से अगर हम करें तो ये दोनों समीकरण परिमाण में एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में। ये जो माइनस है, इस माइनस को हम चाहें तो इसके बाहर भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास बन गया F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 का होल स्क्वायर R12 कैप। अब ये समीकरण और ये समीकरण दोनों बराबर हैं। समीकरण 2 से इस पूरे का मान हम जानते हैं कि F12 है। अब इस पूरे का मान समीकरण 2 से रखने पर तो यहाँ है F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, और ये जो ब्रैकेट में राशि है ये पूरी की पूरी राशि ये वाली है जो किसके बराबर है, F12 वेक्टर के। तो यहाँ आ जाएगा F12 वेक्टर। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया जो हमें बताता है कि दूसरे आवेश के कारण पहले पर लगने वाले बल का मान पहले के कारण दूसरे पर लगने वाले बल के मान के बराबर है। दोनों बल परिमाण में एक दूसरे के बराबर है, लेकिन दोनों बलों की जो दिशा है वो अलग अलग है। पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर बल इस दिशा में लग रहा है और दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर बल इस दिशा में लग रहा है। ये हमें ज्ञात हो जाता है। हम देख रहे हैं कि ये जो नियम है ये हमारे क्रिया प्रतिक्रिया का जो न्यूटन का तीसरा नियम है बिल्कुल उसकी भांति है। तो कूलाम का जो नियम है उसके दो महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं कि कूलाम का नियम उसी पर लागू होता है जो स्थिर आवेश होते हैं, बिंदुवत आवेश होते हैं, और कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया